हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी तोशी मैम और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं मानव जनन। तो हमने प्राथमिक लैंगिक जनन और द्वितीयक लैंगिक जनन हमने पढ़ लिया था। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या कहाँ होता है, आपके श्रोणि भाग में स्थित होता है। ठीक है, तो हमारा जो नर जननांग होता है वो हमारे पेल्विक रीजन या श्रोणि क्षेत्र के नीचे होता है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, आइए हम जानते हैं। तो इसे निम्न भागों में विभक्त किया गया। पहला कौन सा भाग होता है, आपका वृषण कोश होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने वृषण कोश बनाया है। ये क्या होता है, हमारा वृषण होता है, ठीक है, जो दो भागों में बटा होता है। ये वृषण देखिए, इसके बाहर से ये एक दिखता है और अंदर से कैसा होता है, इसके अंदर दो वृषण होते हैं। तो आपका जो वृषण कोश होता है, हमारा पहला क्या है, वृषण कोश, यह दो भागों में बटा हुआ है। ऊपर एक लेयर होती है और अंदर उसके दो भागों में ये बटा होता है। देखिए, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये, मतलब इसके अंदर दो भाग में ये बट जाता है। दूसरा क्या है, हमारा टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस मतलब हमारा वृषण, ये हमारा क्या है, एक जोड़ी वृषण है, एक ये। ठीक है, ये हमारे वृषण होते हैं, एक जोड़ी। ठीक है, तीसरा क्या हमारा एपिडिडाइमस या अधिवृषण। ठीक है, ये क्या होता है, हम अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा यही चीज यहाँ पे हमने काट के क्या किया, यहाँ पे ये हमने इसको देखा कि इसके अंदर ये ऐसे रहता है। तो ये अधिवृषण क्या है, इसके ऊपर ये अधिवृषण है। अभी मैं आपको आगे चल के मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि अधिवृषण क्या होता है। अभी के लिए आप जानिए कि ये एपिडिडाइमस है। और उसके बाद क्या हमारा वास डिफरेंस या शुक्रवाहक, ये हमारा क्या है, शुक्रवाहक, जो यहाँ में जो हमारा शुक्राशय होता है, जो हमारा शुक्राणु होता है, यहीं से होते हुए कहाँ जाता है, आपके यहाँ से ऐसे, ये इसके अंदर ऐसे भरा रहता है, यहाँ से होते 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 ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से होते हुए आपके कहाँ तक आ जाता है, आपके यहाँ तक आ जाता है। यहाँ से आपका ये क्या, शुक्राशय और शुक्रवाहक की नली एक हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, यहाँ से इसके अंदर ऐसे होते हुए आप यहाँ से ऐसे ये इधर से होते हुए आपके बाहर आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा क्या मूत्र मार्ग है और यूरेथ्रा। तो ये क्या है, हमारा मूत्र मार्ग है। ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा मूत्र भरा रहेगा। ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर ये हमारा मूत्र भरा रहेगा। और ये इसकी नली देखो आप, यहाँ आकर के इसकी नली एक, अभी तक तो इसकी दो नली थी। ठीक है, अभी तक दो नली थी, एक इसकी थी और एक इसकी थी। लेकिन यहाँ से आने के बाद, अब देखो यहाँ से आने के बाद इसकी ये और ये आपस में मिल करके एक नली, ये यहाँ पे आके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आके ये मिल जा रहा है। तो इसकी एक नली हो जा रही है। ठीक है, तो यहीं से क्या हो जा रहा है, हमारा शुक्राशय, हमारा शुक्राणु जा रहा है, और यहीं से हमारा क्या हो रहा है, हमारा मूत्र भी यहीं से बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों का मार्ग क्या हो जाता है, बाद में आके एक हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, हमारा सिस्म या हमारी पेनिस, ये क्या है, हमारा सिस्म है। ठीक है, ये हमारा सिस्म है, ये दिख रहा है, ये हमारा सिस्म है। ठीक, उसके बाद क्या रहता है, सहायक ग्रंथि हमें कौन कौन सी आती है, हमारी एक जोड़ी सेमाइनल वेस्टिलिया, एक जोड़ी शुक्राशय। तो ये क्या है, एक इधर है एक इधर है। तो ये हमारी क्या, एक जोड़ी हमारे पास क्या है, शुक्राशय, जिसमें क्या भरे रहेंगे, आपके शुक्राणु भरे रहते हैं। ठीक है, फिर क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है हमारा क्या, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। कौन सा, ये देखिए, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये पीछे की तरफ से होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, इसी में बीमारी होती है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियां होती है लड़कों को। ठीक है, और ये क्या हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अब क्या हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, या इसको क्या कहते हैं हम, काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हो, बल्बो यूरेथ्रल, जैसे आपके घरों में क्या होते हैं, गाय भैंस होती है, तो हम गाय को क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं। तो काऊ जहाँ रहती है वहाँ क्या करते हैं, हम बल्ब जलाते हैं ना। तो काउपर्स ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है कि जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बल्बो यूरेथ्रल, अभी इसकी इसी के सेम की जैसा आपके इस, जब हम मादा जननांग पढ़ेंगे तो इसी के जैसा आपको वहाँ पे भी एक वर्ड मिलेगा, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। तो जहाँ काऊ होगी वहाँ हम क्या जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे। तो हम कैसे याद कर लिए, जहाँ काऊ होगी वहाँ बल्ब जलाएंगे। तो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड या आपका काउपर्स
ग्लैंड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल या कार्पस ग्लैंड, ठीक। समझ में आ गया। ये हमारा वृषण था। वृषण के अंदर ये आपका वृषण कोष दो भागों में बट गया था। उसके बाद ये क्या था, हम आ गए यहाँ, इसी के अंदर क्या होगा, हमारे ये दो, देखो ये हमारे दो वृषण कोष हैं, ठीक है। ये हमारा वृषण कोष दो हो गया। अब इसके अंदर क्या है, ये हमारे वृषण है, ये जो हमारा वृषण है, ये यहाँ पे हमने काट के देखा तो ये ऐसे दिखता है, ये हमारा वृषण है, ठीक है। और ये क्या है, इसके ऊपर एपिडिडाइमस की लेयर होती है या एपी अधिवृषण कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, हमारा ये शुक्रवाहक नली होती है, ठीक है, जो कहाँ तक जाती है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड तक आती है। ये आपके यूरेथ्रा के पीछे की तरफ होती है, ठीक है। और ये यहाँ से कहाँ एक हो जाती है, आपके शुक्राशय, और आपका जो ये आपका शुक्रवाहक है, ये आगे चल के ये एक में एक जैसी एक ही पाइप बन जाती है, ठीक है। फिर ये कहाँ खुलता है, आपके ये आपका जो यूरिनरी ट्रैक है, ये आपका जो मूत्राशय है, इसी में आपके दोनों खुल जाते हैं। तो इसी के रास्ते क्या आएगा, आपका मूत्र भी आता है, और इसी के रास्ते आपका क्या आएगा, आपका ये जो हमारा शुक्राशय था, शुक्राणु, ये सब दोनों एक ही रास्ते से क्या आएंगे, आपके बाहर आएंगे। ये क्या है, हमारा शिश्न है, ठीक है। और ये क्या है, इसका फोरस्किन या अग्र छद है ये, ठीक है। और ये हमारी शिश्न मुंड थी, ये हमारा शिश्न हो गया, ठीक। अब हम इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि आगे अब वृषण क्या होता है, वृषण कोष क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल्स क्या होती है, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, इसको हम अभी डिटेल में अब पढ़ेंगे। अभी हम देखने वाले हैं, देखिए पहला हमारा क्या है, वृषण। तो ये वृषण क्या होता है हमारा, ये देखिए ये आपका वृषण है, कितना एक जोड़ी वृषण होता है हमारे पास। तो वृषण क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक जनन होता है, जैसे कि हमको पता है कि ये हमारा प्राथमिक लैंगिक जनन है। तो अंदर में लगभग कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा होगा, और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। तो लंबाई कितनी होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा होगा, और 2 से 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा होगा, ठीक बेटा। अब 20 से 25 ग्राम इसका भार कितना होगा, 20 से 25 ग्राम लगभग इसका भार होता है। यह कैसा होता है, दो अंडाकार वृषण होते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, अंडाकार दिख रहा है ना, ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। तो वृषण कैसा होता है, यह प्राथमिक लैंगिक जनन होता है। यह लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, वृषण कोष। वृषण कोष क्या होता है, ये देखिए ये हमारे क्या है, ये वृषण कोष है, ये इसके इधर उधर ये हमारे दोनों वृषण कोष है। तो वृषण कोष त्वचा का बना हुआ होता है, एक थैलीनुमा कोष होता है, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है आपको, थैलीनुमा दिख रहा है ना, ये थैलीनुमा है। इसके अंदर क्या होगा, इसी के अंदर इसका उद्भव पश्च उदरावरण की भित्ति से होता है, ठीक है। अब यह वृषण कोष 3 भित्ति से मिलकर बना होता है। पहली भित्ति कौन सी होती है, देखिए पहली भित्ति, ये देखिए ये इसकी पहली भित्ति है, जो आपको कैसे दिखती है, इस पे क्या होते हैं, रोम युक्त बाल होते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली भित्ति, इस पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक। और दूरस्थ भाग में त्वचा के नीचे ढीली संयोजी ऊतक का स्तर होता है। दूसरी भित्ति कैसी होती है, संयोजी ऊतक स्तर का बना, उसके अंदर दूसरी भित्ति होगी जो संयोजी ऊतक की बनी होगी। तथा तीसरी भित्ति कौन सी होती है, सबसे आंतरिक भाग आरेखित पेशी तंत्रों का बना हुआ होता है। तीसरा जो सबसे अंदर का भाग होता है वो किसका बना होता है, आरेखित पेशियों का बना होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे डार्टोस पेशी स्तर भी कहते हैं, ये आप याद रखना। इसे तीसरा जो आंतरिक भाग होता है उसे हम डार्टोस पेशी स्तर कहते हैं, ठीक है बेटा। अब वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से क्या होता है, इसीलिए वो क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, नहीं तो क्या हो, वो शरीर के अंदर होगा। लेकिन उसे क्या करना है, शुक्राणु का निर्माण करना है, इसलिए वो क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। तो शरीर के अंदर का तापमान हमारे क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको तापमान की कम जरूरत होती है। तो हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका वृषण का क्या होता है, कम होता है। इसी के कारण कम होता है क्योंकि उसको क्या बनाना होता है, शुक्राणु बनाना होता है। तो शुक्र जनन में क्या होता है, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए यह उपयुक्त होता है। तो इसका काम क्या होता है, यह शुक्राणुओं को बनाता है। एक और देखिए बेटा, जब क्या होता है, जब ज़्यादा ठंड होती है, कभी आपने बच्चों को नोटिस किया होगा कि जब ज़्यादा ठंड होती है तो बच्चे का जो क्या होता है, वृषण होता है, वो सिकुड़ जाता है, बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन जैसे ही गर्मी उसको लगती है, जब ज़्यादा ठंड होगा तो सिकुड़ के क्या आता है, वो बॉडी के उसके अपने शरीर के पास आ जाता है। जैसे ही उसको गर्मी लगती है या गर्म मौसम होता है तो उसका वृषण नॉर्मल अवस्था में रहता है। जब गर्मी
गर्मी होगी तो उसको क्या बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण चाहिए होगा, क्योंकि उसको तो आपका शरीर का वातावरण क्या है, ज़्यादा है, और उसको वृषण को आपके कम वातावरण चाहिए, जिससे क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण अच्छे से हो सके। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पहले से ही मौसम इतना गर्म है तो उस शरीर के पास जाएगा तो और गर्म हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, वो अपने नॉर्मल अवस्था में ही रहता है। और जब ज़्यादा ठंड होने लगती है तो क्या होता है, वो सिकुड़ करके शरीर के पास चला जाता है, जिससे क्या उसको थोड़ी सी गर्मी मिल सके, ज़्यादा तापमान उसका ना गिर सके। ठीक है, समझ में आया? तो हमने वृषण पढ़ लिया और वृषण कोष पढ़ लिया। ठीक है, अब हम कल क्या पढ़ेंगे, इसकी सहायक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे।